सबसे पहले ब्रांच अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। ब्रांच अकाउंट्स क्या होते हैं। आज जो स्पेसिफिक अकाउंट्स अलग अलग एरियाज के हम समझेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही ये सब अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन केस स्पेशल होते हैं। जैसे पहले देखते हैं ब्रांच अकाउंट। ब्रांच होती क्या है? कंपनीज एक्ट में ब्रांच को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अ ब्रांच ऑफिस इज एनी इस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रांच बाय द कंपनी। हालांकि ब्रांच का मतलब होता है जब कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसायी अपना जो हेड ऑफिस है या जो मेजर बिजनेस का प्लेस है, मेजर प्लेस है बिजनेस का, उस प्लेस के अलावा अन्य कहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसके अंडर ही, तो वो उसकी ब्रांच कहलाती हैं। कंपनीज के केस में ब्रांचेस के लिए सेपरेट अकाउंट बनाना नेसेसरी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेज। ब्रांचेज का क्लासिफिकेशन, किस टाइप की ब्रांचेज हो सकती हैं। ब्रांचेस अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से जो टाइप होते हैं हम केवल उनका डिस्कस करेंगे। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप की ब्रांचेज हो सकती हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांचेज का डिस्कशन करेंगे। तो एक इनलैंड ब्रांच यानी कि देशी शाखाएं, एक देश के अंतर्गत डोमेस्टिक, ये डिपेंडेंट हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, और विदेशी शाखाएं फॉरेन ब्रांच। तो कुल मिलाकर के अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से 3 तरह की ब्रांचेज होती हैं: डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच ऐसी ब्रांचेज को कहते हैं जो पूरी तरह से हेड ऑफिस पे डिपेंड होती हैं। अपनी तरफ से ना वो कोई अलग से कुछ सामान खरीदती हैं, जो सामान हेड ऑफिस उनको भेजता है केवल वही सामान वो बेचती हैं। जितना सामान बेचती हैं, सेल करती हैं, टोटल कैश को इमीडिएटली हेड ऑफिस को भेज देती हैं। ऐसी ब्रांचेज जो डिपेंडेंट ब्रांच होती हैं वो अपने यहाँ कोई अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करती हैं, केवल वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती हैं और इंफॉर्मेशन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हेड ऑफिस को भेज देती हैं। उन इंफॉर्मेशन के बेस पे, आधार पे हेड ऑफिस कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है ब्रांच के लिए। एक हेड ऑफिस की अगर ज्यादा ब्रांचेज हैं, 2, 4, 10 जितनी भी, उन सभी ब्रांचेज के लिए अलग अलग ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है, ताकि उसको ये पता रहे कि हर एक ब्रांच से कौन सी ब्रांच ऐसी है जिससे उसको अच्छा बिजनेस मिल रहा है, कौन सी ब्रांच ऐसी है जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उस पर कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच ऐसी ब्रांचेज को कहते हैं जो बिजनेस करने के हिसाब से अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती हैं, इंडिपेंडेंट लेवल पे व्यवसाय करती हैं। हेड ऑफिस से जो सामान आता है उसको भी सेल करती हैं। उसके अलावा ये ब्रांच अपने लेवल पे भी कहीं और से भी सामान खरीद सकती हैं और उसको भी सेल कर सकती हैं। ये ब्रांचेज, इंडिपेंडेंट ब्रांचेज, अपने यहाँ अकाउंटिंग की बुक्स तैयार करती हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और बाद में जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन या ट्रायल बैलेंस की कॉपी अपने हेड ऑफिस को भी भेज देती हैं। हेड ऑफिस इसके ट्रायल बैलेंस के आधार पे अपने अकाउंट्स में ब्रांच के अकाउंट को भी कंसोलिडेट कर लेता है। नेक्स्ट है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच किसी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड होती हैं। फॉरेन ब्रांचेज को अपने अकाउंट्स फॉरेन रूल्स या फॉरेन जो रेगुलेशंस होते हैं उनके मुताबिक भी तैयार करने होते हैं, और जो हेड ऑफिस जहां पे होता है उसके रूल्स रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के मेजर मेथड कौन कौन से हैं ब्रांचेज के केस में? पहला है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड में फाइनल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ब्रांच, एक ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानने के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उस ब्रांच के प्रॉफिट्स या लॉसेस को जानने के लिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट, नेट लॉस, ये सब जाने जाते हैं। क्योंकि इसमें फाइनल अकाउंट बनाया जाता है P&L अकाउंट प्रॉफिट जानने के लिए, इसलिए इसको फाइनल अकाउंट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है डेटर्स मेथड। डेटर मेथड में हेड ऑफिस मेंटेन करता है सेपरेट ब्रांच अकाउंट हर एक ब्रांच के लिए, और जो ब्रांच अकाउंट होता है
इस ब्रांच अकाउंट से ही प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। इस केस में हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस तैयार करता है और हर एक ब्रांच पे जो सामान भेजा या जो उस पर खर्च हुए उनको डेबिट में लिख देते हैं और उस ब्रांच से जितना सेल का पैसा आया उसको क्रेडिट में लिख देते हैं। बाद में कुछ बच गया तो उसको भी क्रेडिट में लिख देते हैं। इस तरीके से हमें इसका प्रॉफिट और लॉस ब्रांच अकाउंट से ही पता चल जाता है। तो डेटर मेथड में जो ब्रांच होता है, ब्रांच अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बन जाता है और इसकी नेचर नॉमिनल हो जाती है क्योंकि इसी से प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। यह मेथड तब अपनाया जाता है, डेटर मेथड, जब ब्रांच काफी छोटी हो, उसकी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो। नेक्स्ट होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड अपनाया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा तब उस केस में जब काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस ब्रांचेज की होती हों और ब्रांच का एफिशिएंट कंट्रोल करना काफी जरूरी हो। कैश के साथ साथ ब्रांच क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करती हो। ऐसे केस में हेड ऑफिस एक ब्रांच से रिलेटेड कई तरीके के अकाउंट्स बनाता है। जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करता है हर एक ब्रांच के लिए। इसमें ब्रांच के पास जो स्टॉक भेजा है, जितना बिक गया है, जो बच गया है, उसका सारा डिटेल रहता है। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसमें ब्रांच के द्वारा जो उधार सेल हुई है, क्रेडिट सेल हुई है, उन लोगों को यानी कि उन कस्टमर्स को रिकॉर्ड में रखा जाता है ब्रांच डेटर अकाउंट में। शुरुआती कस्टमर, लास्ट के कस्टमर और जो कस्टमर्स को सेल की क्रेडिट सेल या उनसे जो कलेक्शन किए गए ब्रांच के द्वारा, इनका रिकॉर्ड मिल जाता है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एक केवल एडजस्टमेंट के लिए अकाउंट खोला जाता है। इसका कारण ये होता है कि जब इनवॉइस प्राइस पे एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड्स भेजता है तो इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल होता है। अगर लास्ट में कोई स्टॉक बच जाता है बिना बिका हुआ तो वो स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखता रहता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी शामिल रहता है। उस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए या इसके अलावा जो गुड्स भेजी जाती हैं ब्रांच पे हेड ऑफिस के द्वारा, अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजी जाती हैं तो उनमें भी प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल होता है, तो उनको एडजस्टमेंट के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है। नेक्स्ट है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बाद में किसी ब्रांच के प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए ब्रांच P&L अकाउंट खोला जाता है। नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इसमें रिकॉर्ड रहता है जो गुड्स ब्रांच पे भेजी या जो रिटर्न आई, वापस आई, उनका भी रिकॉर्ड इसमें रहता है। इसके बाद है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो ब्रांच अकाउंट में इस पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए ज्यादा, पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए इसमें जितना रखा है इतना सफिशिएंट है मटेरियल। हाँ, एक दो जगह डिस्ट्रैक्टर में जरूर पूछ लिया है जो मेन ऑप्शन था, उसके अलावा तो इतना मटेरियल सफिशिएंट है पीजीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। अब है डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट पे भी कोई विशेष क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, थ्योरेटिकल, लेकिन कॉन्सेप्ट जान लेना जरूरी है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है जब सेपरेट अकाउंट हर डिपार्टमेंट के एक बिजनेस के द्वारा रखे जाएं। ये हेल्प करता है हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जानने में। अब ब्रांच में तो जैसे बताया कि कंपनी का जो मेन प्लेस होता है वो हेड ऑफिस या हेड ब्रांच कहलाता है, और उसके अलावा जितने भी प्लेसेस पे बिजनेस करती है वो संस्था अपना कोई सेटअप बना करके, कोई ऑफिस बना करके, तो उसको ब्रांच कहते हैं। तो ब्रांचेज जितनी भी रहती है उनके लिए जो अकाउंट बनते हैं वो ब्रांच अकाउंट रहते हैं। अब ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंट है ये क्या होता है? डिपार्टमेंटल अकाउंट इस तरीके से होता है जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर एक ही बिल्डिंग में है, उसमें कई डिपार्टमेंट है। कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बिक रहे हैं, कहीं पे फुटवियर्स बिक रहे हैं, कहीं पे जो रेडीमेड गारमेंट्स है वो बिक रहे हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट अलग अलग एक बिजनेस में खुले हुए हैं, कोई व्यवसायी ये जानना चाहेगा कि मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में, मेरे शॉपिंग मॉल में, या मेरी बड़ी दुकान है, बड़ी शॉप है, तो शॉप पे भी दो तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं कि वो रेडीमेड गारमेंट्स भी रखते हैं और क्लॉथ भी रखते हैं या फुटवियर भी रखते हैं। तो वो जानना चाहता है कि इन सब का अलग अलग प्रॉफिट कितना हो रहा है, गारमेंट से कितना हो रहा है। तो जब इस तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं अलग, इवन सर्विसेज के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे एक बैंक है वो नॉर्मल बैंकिंग भी करता है, इसके अलावा वो होम लोन भी देता है, पर्सनल लोन भी देता है।
तो अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस अलग पता चले, हर डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो अलग पता चले, उसके लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जाती है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में किया क्या जाता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉर्मली तो हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं कंबाइन, लेकिन डिपार्टमेंटल में इस तरीके से बनाते हैं, अलग अलग कॉलम में बना लेते हैं। जैसे ये A डिपार्टमेंट हो गया, ये B डिपार्टमेंट हो गया। अब जब हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ, तो A का ओपनिंग स्टॉक अलग, B का अलग, परचेजेज A की अलग, B की अलग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस A के अलग, B के अलग, ठीक वैसे ही सेल भी अलग अलग कॉलम में रहता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमें वो A डिपार्टमेंट का अलग पता चल जाएगा इसी में, और B डिपार्टमेंट का अलग पता चल जाएगा। इस तरीके से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मकसद होता है हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अलग जानना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट जो रहते हैं, ये कंसाइनमेंट होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। कंसाइनमेंट किसको बोलते हैं? तो कंसाइनमेंट बोलते हैं ये एक इनडायरेक्ट सेलिंग का एक तरीका है कि कोई बड़ी संस्था जब सामान बेचना चाहे और डायरेक्ट तरीका ना अपना करके इनडायरेक्ट तरीका चुने, तो इनडायरेक्ट के भी कई तरीके होते हैं, उसमें कई तरह के चैनल्स हो सकते हैं, रिटेलर्स के थ्रू, होलसेलर्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। उन्हीं में से एक तरीका है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में एक व्यवसायी या एक कंपनी, कोई फैक्ट्री हो सकती है, प्रोड्यूसर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, वो रिटेलर्स को अपने एजेंट नियुक्त कर देता है और रिटेलर्स की शॉप पे वो अपना सामान भेजता है। ये जो रिटेलर्स होते हैं, ये इसके अलावा दुकान इनकी अपनी रहती है, स्टोर इनका अपना रहता है, सामान ये एक, जैसे एक प्रोड्यूसर भेज रहा है ऐसे ही दूसरे प्रोड्यूसर का भी मंगा सकते हैं। कोई प्रोड्यूसर जब अपना सामान इसके पास भेजता है तो बेचता नहीं है, इसका जो कंसाइनमेंट का सिस्टम है वो सामान बेचता नहीं है, वो सामान केवल भेज देता है इनके पास, मतलब सेल नहीं करता है और ये बाई नहीं करता है इससे सामान। ये कहता है कि आप अपना सामान भेज दीजिए, हमारे यहाँ रख दीजिए, बिकता रहेगा, जितना बिक जाए हमें कमीशन दे देना। कमीशन बेस पे ये काम करता है। जो सामान भेजता है अपना सामान बेचने के लिए उसको कंसाइनर कहते हैं, और जिसके पास सामान भेजा जाता है उसको कंसाइनी कहते हैं। इनका एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। कंसाइनमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें गुड्स छोड़ दी जाती हैं ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी के पास। ये ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी होता है रिटेलर इनका, इसके पास ये अपनी गुड्स छोड़ देते हैं कि आप बेचते रहना। ये सामान बेच देता है और इन्फॉर्मेशन इनको भेज देता है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसको कमीशन मिल जाता है बेचे गए सामान पे। अगर सामान नहीं बिका तो उस सामान का मालिक यही रहता है, सामान भेजने वाला यानी कि कंसाइनर, और बिना बिका हुआ सामान इसके पास वापस आ जाता है। कंसाइनर जो होता है वो कंसाइनी के पास जब सामान भेजता है तो एक तरह से वो ये मान के चलता है कि ये सामान मैंने ही अपने अलग प्लेस पे भेज दिया है, इस पे जो रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा इसके सामान को बेचने में वो स्वयं कंसाइनर ही करता है। अगर कंसाइनी कोई खर्चा कर भी देता है तो वो भी कंसाइनी की तरफ से ही हुआ माना जाता है और उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। कंसाइनर जो कमीशन देता है वो परसेंटेज रहता है रेवेन्यू पे यानी कि सेल पे। इसकी बाकी मेन फीचर्स क्या हैं? फीचर्स हैं कि रिलेशनशिप कंसाइनर और कंसाइनी में, कंसाइनर भेजने वाला सामान और कंसाइनी जिसके पास सामान भेजा गया है, इनमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल यानी कि ओनर, सामान का ओनर जब तक बिक नहीं जाता तब तक कंसाइनर ही बना रहता है, और एजेंट का रोल प्ले करता है कंसाइनी, ये कमीशन बेस पे बेचता है सामान को केवल। गुड्स का ओनरशिप कंसाइनर के ही पास रहता है, इवन गुड्स आर ट्रांसफर टू कंसाइनी। इन केस ऑफ ए कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के केस में जो भी रिस्क होगी गुड्स में, यानी कि गुड्स खराब हो जाएं या वो गुड्स बिके नहीं, किसी भी कारण से उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका जो रिस्क बियर करेगा वो स्वयं कंसाइनर ही करेगा, क्योंकि कंसाइनी केवल एक एजेंट का रोल प्ले करता है। कोई भी डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है गुड्स को, तो वो कंसाइनर स्वयं बियर करेगा। हालांकि कंडीशन ये है कि ये गुड्स अगर खराब होती हैं तो कंसाइनी की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। अगर कंसाइनी की नेग्लिजेंस होगी, लापरवाही होगी, तब इसका लॉस कंसाइनी को भी बियर करना हो सकता है। अनसोल्ड गुड्स जितनी भी बच जाएंगी कंसाइनमेंट पे, वो सब कंसाइनर की प्रॉपर्टी है
और कंसाइनर को वापस भेज दी जाएगी अगर वो बिकने लायक नहीं है तो। कंसाइनर कहते किसको हैं? कंसाइनर वो पर्सन होता है जो गुड्स भेजता है अपने एजेंट के पास। ये कोई मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और होलसेलर भी हो सकता है। अब है कंसाइनिंग। कंसाइनिंग एजेंट होता है जिसके पास गुड्स भेजी जाती हैं बेचने के लिए। प्रोफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस, इनवॉइस दरअसल होता क्या है? इनवॉइस जो होता है वो डिटेल बिल रहता है, बिल इन डिटेल। जब कोई बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान भेजता है, उधार पे बेच देता है, तो जनरली इनवॉइस भेजता है उसके साथ। इनवॉइस मतलब बिल, बिल को ही इनवॉइस कहते हैं। इस इनवॉइस में का फर्क ये रहता है कि कॉमन बिल सिंपली एक अमाउंट की डिमांड होती है, जबकि इनवॉइस में डिटेल जानकारी रहती है गुड्स की, डिफरेंट टाइप की गुड्स, उनके रेट, उन पे डिस्काउंट और नेट अमाउंट पेबल, ये सारी जानकारी इनवॉइस में रहती है। कंसाइनमेंट के केस में क्योंकि सामान बेचा तो है नहीं, सामान तो केवल सेंड किया है इनके पास, जो कंसाइनर है उसने कंसाइनिंग के पास सामान भेजा है। यहाँ पे सेलर और बायर का रिलेशन तो इनमें है नहीं, ये तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। तो जब सामान इसने इसके पास भेजा, कंसाइनमेंट भेजा, सामान को कंसाइनमेंट कहते हैं, जिस सामान को भेजा जाता है उसको कंसाइनमेंट कहते हैं। तो जब कोई कंसाइनमेंट इसके पास भेजा है, सेल नहीं किया है, तो इनवॉइस तो बनेगा नहीं, क्योंकि इनवॉइस तो बनाता है सेलर, अपने बायर के पास भेजता है। इसलिए इसको इनवॉइस ना बोल करके प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोल देते हैं। वास्तव में ये एक इनवॉइस की तरह ही होता है। इसमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, ये स्टेटमेंट जो है प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक स्टेटमेंट है और इसको प्रिपेयर करता है कंसाइनर और कंसाइनी के पास भेजता है। इसमें गुड्स की डिटेल रहती है, कौन कौन सी गुड्स भेजी हैं। अब है कमीशन। तो जो कमीशन मिलता है कंसाइनी को कंसाइनर से सेल कराने के बदले में, एजेंट को जो मिलता है कमीशन, वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मेजर टाइप्स है ओवरराइडिंग, ये एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन। सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन सामान्य कमीशन होता है। ये वो फीस या वो कमीशन होता है जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है सामान बिकवाने के बदले में। लेकिन जब ऑर्डिनरी कमीशन केवल दिया जाता है उस समय पे कंसाइनी ने अगर मान लो उधार माल बेचा हुआ है तो उधार माल के कलेक्शन की गारंटी नहीं रहता है। ये उधार अगर बेच भी देता है तो उस उधार को कलेक्ट करने की इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है अगर कमीशन ऑर्डिनरी है। तो इसलिए डेल क्रेडर कमीशन यूज किया जाता है। कंसाइनी जो होता है वो कहता है कि भी मैं सेल करूंगा और अगर मेरे को जिम्मेदारी देते हो कि उधार बेचने के समय जो भी कलेक्ट किया जाएगा पैसा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे बियर करनी है तो मुझे कुछ और कमीशन दो। तो जब कंसाइनर उसको बोल देता है कि ठीक है भाई, उधारी का कलेक्शन भी आप ही करोगे और अगर कुछ डूब जाता है तो आप बियर करोगे, इसके नाम पे हम आपको एक अलग कमीशन दे देंगे। उस कमीशन को डेल क्रेडर कमीशन कहते हैं। तो डेल क्रेडर कमीशन एक एडिशनल कमीशन होता है जो कंसाइनी को इसलिए मिलता है कि कंसाइनी एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मनी कलेक्ट करने की कस्टमर से उधार सेल के केस में। ऐसे केस में अगर कोई बैड डेट हो जाता है तो इस बैड डेट को बियर करने वाला भी कंसाइनी होता है, क्योंकि उसको इसके बदले में कमीशन मिल चुका है। अब ये जो डेल क्रेडर कमीशन है, हालांकि ये उधार सेल के पैसे को वसूलने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उधार सेल पे दिया जाएगा डेल क्रेडर कमीशन। कमीशन जनरली ये टोटल सेल्स पे ही दिया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी एग्रीमेंट में स्पष्ट है कि ये टोटल सेल पे नहीं देना है तब तो नहीं दिया जाएगा। जनरल केस में हमेशा ये टोटल सेल पे ही कैलकुलेट होता है डेल क्रेडर का कमीशन, चाहे वो कैश सेल है चाहे क्रेडिट सेल है, दोनों को मिला करके जो परसेंटेज डेल क्रेडर की फिक्स है वो दी जाती है। जैसे डेल क्रेडर कमीशन मान लो 3 लाख है और उन्होंने कैश सेल की है 1 लाख और क्रेडिट सेल की है 3 लाख, तो टोटल सेल हो गई 4 लाख। अब जो कमीशन बनेगा वो 4 लाख पे बनेगा 3% डेल क्रेडर कमीशन। अब तीसरा ये रह गया, सबसे पहले जो हमने देखा था ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग का नाम ही ओवरराइडिंग है, यानी कि ये नॉर्मल से हटके है, एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। ये एक्स्ट्रा कमीशन होता है अलाउड ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन। ये कैसे होता है कि जैसे मान लो कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा है और कंसाइनी को कहा है कि भाई आप इसको 500 रुपये तक बेच सकते हो, 500 से कम में नहीं बेचोगे। अब जो कंसाइनी है
उसने 500 की बजाय ये सामान बेच दिया 600 में, तो जितने ज्यादा में बेच दिया वो एक्स्ट्रा बेनिफिट करा दिया उसने। तो जितने ज्यादा पे बेच दिया, 100 रुपए ज्यादा पे बेच दिया, तो वो कहेंगे कि भाई 500 तो नॉर्मल प्राइस था ही हमारा, अगर आप 500 पे बेचते रहते तो हम आपको ऑर्डिनरी कमीशन देते रहते, ऑर्डिनरी कमीशन। आपने तो ये 600 में बेच दिया, तो 100 ज्यादा में बेच दिया, तो 100 ज्यादा में बेच दिया, तो इस पे हम आपको अलग से एक कमीशन देंगे, उसको ओवरराइडिंग कमीशन कहेंगे। अब आ गया अकाउंट सेल्स। तो अकाउंट सेल जो होता है ये एक स्टेटमेंट होता है पीरियोडिकल, यानी कि समय समय पे, ये हफ्ते में या 15 दिन में ये भेजा जाता है डिटेल। इसमें डिटेल रहती है, जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को डिटेल जानकारी देता है कि आपका इतना सामान हमने सेल कर दिया है, कैश सेल कितना किया है, क्रेडिट सेल कितना किया है, उसमें एक्सपेंस कितना हो गया है, कमीशन मेरा कितना बन गया है। ये सारी जानकारी जिस स्टेटमेंट से भेजता है उसको बोलते हैं अकाउंट सेल्स। जैसे एक अकाउंट स्टेटमेंट होता है वैसे ही ये अकाउंटिंग सेल, ये सेल्स का स्टेटमेंट होता है टोटल का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का, और लास्ट टॉपिक है ये आज का, जॉइंट वेंचर। इसके बाद इसके एमसीक्यूज भी लेंगे। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्या है? ये एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है, टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपने पढ़े होंगे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, तो पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर में आपने पढ़े होंगे गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। प्राइवेट सेक्टर में आपने पढ़े होंगे सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। ये एक इसी टाइप का अलग से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक पार्टनरशिप के टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पार्टनरशिप जो होती है वो बाय नेचर लॉन्ग टर्म होती है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जबकि जॉइंट वेंचर एक सर्टेन और टेम्पोरेरी पीरियड के लिए होता है, इसलिए इसको टेम्पोरेरी पार्टनरशिप भी कहते हैं। दो व्यक्तियों के या दो संस्थाओं के बीच में किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए जॉइंट वेंचर किया जा सकता है। जैसे कोई फ्लाईओवर बनना है, अब उस फ्लाईओवर बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर ए है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बी है। ए कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि मैं अकेला इसको बना नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो वो बी से कॉन्टैक्ट कर सकता है कि हम मिलकर के इसका ठेका ले लेते हैं और मिलकर को इसका पूरा कर देंगे। ए का अपना एक्टिव अलग बिजनेस बना रहेगा, बी का भी अपना एक्टिव एग्जिस्टेंस अलग से बना रहेगा, और उसको बने रहने के दौरान भी वो अपना अपना बिजनेस अलग भी करते रहेंगे, लेकिन इस काम को ये जॉइंट वेंचरशिप में पूरा करेंगे। जैसे ये फ्लाईओवर पूरा हो जाएगा, ये जॉइंट वेंचरशिप इनकी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। ये जॉइंट वेंचर होता है। दो कंपनी भी आपस में जॉइंट वेंचर कर सकती हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी ये हो सकता है, 2 साल, 4 साल या 10 साल के लिए। दोनों कंपनी का आपस में अलग एग्जिस्टेंस भी बना रहता है, और किसी खास काम को करने के लिए वो अपना जॉइंट वेंचर बना के रख सकती हैं। जॉइंट वेंचर की फीचर होती है, ये किसी खास पर्पज के लिए किया जाता है और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, यानी कि निश्चित अवधि के लिए। जो पार्टनरशिप में जैसे जो मेंबर होते हैं उनको पार्टनर्स कहते हैं, वैसे ही जॉइंट वेंचरशिप के केस में जो मेंबर होते हैं उनको को वेंचरर्स कहा जाता है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है जॉइंट वेंचर में, वो पार्टनरशिप की तरह ही एग्रीड रेशो में बांट लिया जाता है जॉइंट वेंचरर्स के द्वारा। जॉइंट वेंचरर का जनरली कोई नाम नहीं होता है जॉइंट वेंचर का, क्योंकि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, इसलिए अलग से इसका नाम रखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। को वेंचरर जो होते हैं वो इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर ये किसी खास एक्टिविटी को करते हैं और उसके लिए अलग से फंडिंग की जरूरत होती है तो ये फंडिंग करते हैं, उसकी उस समय कैश लगाते हैं। लेकिन मान लो ये अपने पुराने बिजनेसेस को करने के दौरान ही आपस में वेंचरशिप का एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो अपने अपने बिजनेसेस को चलाते रहते हैं, अलग से कैश लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती है इनको। ज्वाइंट वेंचर डिसॉल्व जब होता है तो उसी समय जेबी इज डिसॉल्व वंस द पर्पज। हाँ, एक बार अगर पर्पज बिजनेस का समाप्त हो जाता है, जिस पर्पज के लिए ज्वाइंट वेंचर किया था, तो ज्वाइंट वेंचर भी अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, समाप्त समझा जाता है। इसके बाद है अकाउंट्स ऑफ को वेंचरर्स। को वेंचरर्स के जो अकाउंट होते हैं वो सेटल कर दिए जाते हैं इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन। जैसे ही समाप्त होता है उनका को ये ज्वाइंट वेंचर, वैसे ही उनके अकाउंट भी सेटल हो जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप खत्म होती है तो पार्टनरशिप के अकाउंट सेटल हो जाते हैं तुरंत, ऐसे ही ज्वाइंट वेंचरर्स के भी तुरंत सेटल कर दिए जाते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 तरीके से हो सकता है। पहला,
वेयर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, यानी कि जब अलग अलग बुक्स मेंटेन की जाएं, अलग से बुक मेंटेन किए जाएं जॉइंट वेंचर के लिए। सेकंड है वेयर नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जब अलग से कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाएं। और तीसरा है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, जब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाए। तो पहला केस देखते हैं, व्हेन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स केप्ट, जब सेपरेट सेट रखा जाए बुक्स का। इसको सेपरेट सेट को ऐसे समझिए कि मान लो ए एक कंपनी है और बी एक कंपनी है, दोनों कंपनियों के अपने अपने व्यवसाय हैं, उनके लिए ये अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक रोड कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी ले ली, जॉइंट वेंचर में मिलकर के ले ली, तो जॉइंट वेंचर बन गया। अब ये जो इनका जॉइंट वेंचर बन गया, इसके लिए उन्होंने कहा कि हम अलग से इसके लिए अकाउंट रखेंगे। मान लो 100 करोड़ में ये लिया, अब इस 100 करोड़ के वेंचर को पूरा करने के लिए हो सकता है इनको कुछ पैसे भी अलग से लगाने पड़े इसके लिए। जब काम कुछ मतलब ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो जनरली ये मेथड अपनाया जाता है। इस मेथड में ये क्या करते हैं, इसके लिए अलग से एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, सेपरेट सेट बुक्स का रखा जाता है। अपने अपने संस्थाओं के अकाउंट अलग बनते रहते हैं, वो अनटच रहते हैं, और इसमें जो फंडिंग करते हैं उसके लिए सेपरेट सेट पूरा का पूरा बुक्स का रखते हैं। इसमें जनरली 3 तरीके के अकाउंट बनाए जाते हैं। एक होता है जॉइंट बैंक अकाउंट। इस जॉइंट बैंक अकाउंट को ये बनाते हैं कि ए ने जो पैसा लगाया इस जॉइंट वेंचर के लिए, बी ने जो लगाया उसके लिए अलग से बैंक में एक बैंक अकाउंट खोल देते हैं, और दोनों का जो बैंक है, दोनों का जो पैसा आया बैंक में इस जॉइंट बैंक अकाउंट में रहता है। अब जो भी जॉइंट वेंचर का खर्चा होगा इस बैंक अकाउंट में से पैसा खर्च होगा, और जो भी इसकी आमद आएगी वो इसी बैंक अकाउंट में जुड़ती रहेगी। ये एक कैश बुक की तरह रोल प्ले करता है। इसके केस में, जॉइंट वेंचर के केस में कैश बुक की तरह रोल प्ले करता है। अगर कैश भी हैंडल करते हैं और बैंक में भी पैसा रखते हैं तो इसमें कैश बुक की तरह 2 कॉलम रहते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है ये जॉइंट वेंचर के एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाते हैं। इसमें इनको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। इसमें ये इस जॉइंट वेंचर पे किया गया सारा खर्चा डेबिट में लिख देते हैं, और इस जॉइंट वेंचर से जितनी भी आमदनी होगी वो इसके क्रेडिट में लिख देते हैं। इस तरीके से इनको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है, तो नॉमिनल अकाउंट नेचर का बन जाता है इस केस में ये। नेक्स्ट है को-वेंचरर्स अकाउंट। को-वेंचरर्स अकाउंट रखें, जैसे पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के अकाउंट होते हैं, वैसे ये को-वेंचरर्स के अकाउंट बनाते हैं। को-वेंचरर्स के अकाउंट ठीक पार्टनर्स की तरह ही बनते हैं। इसमें जो वो कैपिटल लगाते हैं, शुरू में जो फंडिंग करते हैं क्रेडिट में आ जाती है, और अगर इन्होंने कोई पैसा निकाला तो डेबिट में आ जाता है। इसमें इनका अपना सेटलमेंट रहता है, जितना पैसा लगाया इनको प्रॉफिट मिलते हैं तो जुड़ जाता है इनका पैसा जॉइंट वेंचर का जो भी इसमें मिलेगा। और लास्ट में जैसे ही जब जॉइंट वेंचर समाप्त होता है तो जॉइंट बैंक अकाउंट से, मतलब बैंक से पेमेंट कर दी जाती है, ऑटोमेटिकली अकाउंट सब क्लोज हो जाते हैं अपने आप। जॉइंट वेंचर का जो प्रॉफिट आया वो को-वेंचरर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और अमाउंट की पेमेंट कर दी जाती है। तो जॉइंट बैंक और को-वेंचर अकाउंट ऑटोमेटिकली स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं एक साथ। नेक्स्ट है व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड, जब अलग से कोई अकाउंट मेंटेन ना किए जाएं तो क्या होता है। ऐसे केस में को-वेंचरर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे हर एक वेंचर के लिए, और ये तब होता है जब वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई जॉइंट वेंचर हो, यानी कि कोई जॉइंट वेंचर ऐसा है जो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा फंड की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें नहीं है। तो ऐसे केस में वो जॉइंट वेंचर के नाम पे अलग से जो बुक्स है वो नहीं बनाते, बल्कि अपने बिजनेस के जो वो बुक्स बना रहे थे, ए अपने के लिए बना रहा था, बी अपने के लिए बना रहा था, उन्हीं बुक्स में वो इसका मेंटेन रख देते हैं बस पैसा। फर्क इतना होता है कि ए अपनी बुक्स में जब जॉइंट वेंचर में पैसा लगाता है तो वो हर जगह लिखेगा, जहां पे जब ये पैसा लगाएगा इस वेंचर में तो ये लिखेगा जॉइंट वेंचर विद बी, जॉइंट वेंचर विद बी। जब भी खर्च होगा तो जॉइंट वेंचर विद बी में लिखेगा, और जब कोई इनकम होगी तो जॉइंट वेंचर विद बी से लिखेगा, फ्रॉम जॉइंट वेंचर विद सी, और इसी से इसको प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। ठीक वैसे बी भी अपने यहाँ पे अलग अकाउंट रखेगा, और वो अपने अकाउंट में जब पैसा लगाएगा जॉइंट वेंचर में तो वो लिखेगा जेबी विद ए। इसी तरीके से अब ए और बी का आपस में फाइनल जो सेटलमेंट होगा तो डेफिनेटली एक पर्सन लास्ट में देगा सेटलमेंट में, दूसरे पर्सन को पैसा मिलेगा। अगर सेल का ज्यादा पैसा ए ने कलेक्ट कर दिया है और ए के पास ज्यादा इकट्ठा हो गया तो बाद में दोनों बांट लेंगे, तो ए बी को ट्रांसफर करेगा। इसमें कोई जॉइंट बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से इन्होंने अकाउंट बनाया ही नहीं, अलग से इवन कोई फंड भी इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया था। इसमें गुड्स सप्लाई की जाती हैं,
जैसे जब कोई सेल करनी पड़ जाएगी तो ए के पास ऑर्डर आ गया तो ए सेल कर देता है, बी के पास ऑर्डर आ गया तो बी सेल कर देता है। खर्चे भी करते हैं तो जिसके खर्च हो जाता है वही पे कर देता है और बाद में उस खर्चे का वो हिसाब रखता है, उसको खर्चे साइड में लिख देता है जॉइंट वेंचर विद बी के में। प्रॉफिट या लॉस सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा हर एक को वेंचरर के द्वारा। ईच को वेंचरर, दोनों ही को वेंचरर जो होंगे, दोनों तीनों जितने भी होंगे, वो सभी ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, चाहे उन्होंने की है चाहे को वेंचरर ने की है, यानी कि पूरा अकाउंट तैयार करते हैं जॉइंट वेंचर का। अगर खर्चा ए ने किया है तो भी ए लिखेगा इसको, और बी ने किया है तो भी अपनी बुक्स में लिखेगा, ठीक वैसे बी भी अपनाता है। तीसरा तरीका है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है? इसमें ऑल पार्टीज कीप अकाउंट, सभी पार्टी अकाउंट मेंटेन करती है फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं। लेकिन इसमें खास बात ये होती है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में कि ये केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो इनके स्वयं की होती हैं, यानी कि स्वयं ने खर्च किया तो लिखते हैं, और उनको लिखते हैं नाम दूसरे जॉइंट वेंचर के नाम से लिख करके। जैसे ए जो भी खर्च कर रहा है वो जॉइंट वेंचर के नाम लिखेगा, जॉइंट वेंचर विद बी, दूसरे को वेंचरर का नाम, कि ये खर्च हुआ जॉइंट वेंचर विद बी, ये इनकम आई तो जॉइंट वेंचर विद बी, ये बी के नाम लिखता रहेगा। इसमें ये केवल अपनी ट्रांजैक्शन लिखेगा, बी की ट्रांजैक्शन नहीं लिखेगा। अब ये जो जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम मेथड है, ये मेमोरेंडम यानी कि केवल हिसाब जानने के लिए बनाया जाता है, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है इसीलिए इसको मेमोरेंडम बोल दिया जाता है। अब इनसे रिलेटेड जो मेजर क्वेश्चंस थे, क्योंकि 4 टॉपिक थे, हो सकता है किसी में आपस में मिल गया हो कुछ, तो दोबारा देख लेंगे, इस वीडियो को रन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आराम से। ए प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाई, अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिले हैं मेरे को प्रीवियस एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। एनवीएस में आया हुआ है पीजीटी 2016 में, ए प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाई, प्रोफॉर्मा इनवॉइस किसके द्वारा सेंड किया जाता है? तो ये हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को प्रोफॉर्मा इनवॉइस। जनरली कोई सेलर अपने बायर को इनवॉइस भेजता है, लेकिन कंसाइनर का कंसाइनी एजेंट होता है और ये सामान बेचता नहीं है, केवल उसके पास सेंड करता है, इसलिए प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इन स्टेटमेंट को समझेंगे, कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, इनकरेक्ट कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो जो करेक्ट है उनको पढ़ लेते हैं, बाकी का पता चल जाएगा। इन कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स में बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस, कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स रिकॉर्ड हो सकती है, तो हमने एंट्रीज में एक जगह पढ़ा था, इसमें थ्योरी में 1-2 लाइन थी इससे रिलेटेड, कि कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकता है ये, और कॉस्ट प्राइस के अलावा इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये कह रहा है मे बी रिकॉर्डेड, इस पे भी किया जा सकता है, तो किया जा सकता है कॉस्ट प्राइस पे भी। दूसरा सेंटेंस है ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये कोई जरूरी नहीं है कंसाइनी के द्वारा कि केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही पे किए जाएं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंसाइनी इज एन एजेंट टू बिजनेस, कंसाइनी बिजनेस का एजेंट होता है, यहाँ पे बिजनेस का मतलब कंसाइनर से है, तो ये बिल्कुल सही बात है, एजेंट होता है एक तरह से कंसाइनी। डेल क्रेडर कंसाइनी इज पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट, अब जब डेल क्रेडर कमीशन दिया जाता है कंसाइनी को, तो ऐसे कंसाइनी को डेल क्रेडर कंसाइनी कहते हैं। हम जानते हैं, अभी डिस्कस किया था कि डेल क्रेडर कमीशन तब दिया जाता है जब कंसाइनी बैड डेट्स की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है कि कलेक्ट मैं ही करूंगा, अगर बैड डेट हो गए तो मैं बियर करूंगा। तो ये सेंटेंस सही है, इसलिए जो बी है यही इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एक्स और वाई को वेंचरर्स हैं, ये एक्स और वाई फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू जॉइंट वेंचर एक्स। अब फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू जेबी, अब जॉइंट वेंचर की ट्रांजैक्शन एक्स लिखना चाहता है अपने यहाँ, तो एक्स विल प्रिपेयर इन हिज बुक्स, एक्स अपनी बुक्स में कौन से अकाउंट बनाएगा? तो एक्स बनाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा एक, तो एक वाई का अकाउंट बनाएगा पर्सनल अकाउंट, तो ये 2 अकाउंट बनेंगे, बाकी कोई ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अ डैश इज ए सेपरेट एंटिटी दैट इन्वॉल्व्स ए पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट, इनमें से यह एक सेपरेट एंटिटी है जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं
पार्टनरशिप की तरह ही इन्वॉल्व रहते हैं बिटवीन 2 और मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट, लेकिन दोनों पार्टिसिपेंट जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो इसमें जॉइंट वेंचर। अभी जॉइंट वेंचर के बारे में हमने पढ़ा था कि एक तरह से पार्टनरशिप ही होती है टेम्परेरी बेसिस पे। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर इज ए पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर एक पार्टनरशिप होती है किस टाइप की? तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए सही है, विद नो फर्म नेम। इसमें जनरली कोई फर्म का नाम रहता नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है। बाकी इनडेफिनिट ये गलत है, डेफिनिट पीरियड के लिए होती है। अगर इनडेफिनिट हो तो केवल उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अगर पार्टनरशिप डेफिनेट पीरियड के लिए हो जाती है, निश्चित के लिए, तभी उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं, या शॉर्ट पीरियड के लिए। फॉर्म्ड फॉर 5 ईयर, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 साल, 4 साल, 1 साल कितने के लिए है, तो केवल ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स बाय ज्वाइनिंग विद फॉरेन कंपनीज टू प्रोड्यूस और मार्केट ए प्रोडक्ट और सर्विस। अब इसमें कहा गया है कि फॉरेन मार्केट्स में एंटर करना ज्वाइनिंग विद फॉरेन कंपनीज, किसी फॉरेन कंपनी के साथ ज्वाइन करके, टू प्रोड्यूस और मार्केट ए प्रोडक्ट, जिससे कि हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करें या मार्केटिंग करें, उसको सेल परचेज करें। मतलब ये कह रहा है कि एक देश की कंपनी दूसरे देश में किसी विदेशी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, ज्वाइन करती है कि भाई हम मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे या बेचेंगे, तो ये क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, ज्वाइंट वेंचर। गिवन केसेस में से यही इसमें से सही है। तो ये था आज का टॉपिक।